Hello everyone, this is Ruby's Rose. Welcome to my new channel Learn with Ruby's Rose. Dear friends, कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है क्योंकि हौसलों से उड़ान होता है। जी हाँ, आपको भी सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आइए आज मैं आपके बीच में लेके आ गई हूँ एनसीईआरटी जो कि 6 to 12 की है। आज चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे पशुपालन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वैश्विक मत्स्य पालन विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे दोनों कथन सही है। उष्णकटिबंधीय मत्स्य पालन की तुलना में समशीतोष्ण समुद्री मत्स्य पालन अधिक विकसित है। उष्णकटिबंधीय जल क्षेत्रों में विविध प्रकार की प्रजातियां होती हैं। तो इसमें 1 और 2 कथन दोनों सही है। उष्णकटिबंधीय मत्स्य पालन क्षेत्रों की तुलना में समशीतोष्ण समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र अत्यधिक विकसित है। ऐसे कई कारक हैं जो उष्णकटिबंधीय मत्स्य पालन क्षेत्र को बाधित करते हैं। यह कारक निम्नलिखित है। उष्णकटिबंधीय जल क्षेत्रों में प्रजातियों की प्रचुर विविधता परस्पर मिश्रित रूप से प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक दोहन की संभावना कम हो जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान उच्च होता है जो पादप प्लवकों की वृद्धि में सहायक नहीं होता है। अत्यधिक उष्ण जलवायु मछली संरक्षण की अनुमति नहीं देती है। मछलियों का उपभोग अनिवार्य रूप से यथाशीघ्र किया जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोकल्चर बागानों का अवांछनीय परिणाम है? तो जो इनका आंसर सही आंसर है तो वो है ए, पहला और दूसरा तीसरा। सतही अपवाह में वृद्धि, ऊपरी मृदा को अपारगम्य बनाना, जीवाणुओं की अपघटनकारी गतिविधि में कमी। आइए व्याख्या देखते हैं। मोनोकल्चर एकल कृषि में प्राकृतिक वनों और जंगलों को बागानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसमें एक या कुछ प्रजातियों से संबंधित पेड़ों की पंक्तियां होती हैं। ऐसे बागान विभिन्न पारिस्थितिकीय दोषों और अवांछनीय परिणामों से ग्रसित होते हैं, जो निम्नानुसार है। वृक्ष आबादी में विविधता की पूरी तरह से कमी होती है और लगभग पूरी आबादी एक ही आयु की होती है। कीटों और रोगजनकों के प्रकोप के प्रति अधिक संवेदनता है। मृदा संरचना में परिवर्तन, पार्श्वलीकरण बढ़ जाता है। ऊपरी मृदा का सांद्रता में कमी उसे अपारगम्य बना देता है। जल चक्र में परिवर्तन, अपवाह में वृद्धि, वाष्पीकरण के कारण जल हानि में वृद्धि, मृदा केचुआ आर्थ्रोपोडा अपघटकों पर प्रभाव, केचुआ की आबादी में कमी, आर्थ्रोपोड्स की विविधता में कमी, जीवाणुओं की अपघटनकारी गतिविधियों में कमी। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवासी पशुचारण को अस्थायी पशुपालन से अलग करते हैं? तो उसका जो सही व्याख्या है तो वो है बी, अर्थात दूसरा तीसरा। जलवासी पशुचारण को अस्थायी पशुपालन से अलग करते हैं क्योंकि इसका क्या है, क्रियाकलापों का उद्देश्य वाणिज्यीकरण का स्तर। आइए व्याख्या देखते हैं। पशुपालन और खानाबदोश पशुचारण समानताएं। दोनों भूमि का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं क्योंकि एक मवेशी को खिलाने के लिए कई हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। दोनों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में चलाया जाता है। दोनों ही मामलों में पशु उपलब्ध प्राकृतिक वनस्पति को ही मुख्य रूप से चराते हैं। आधुनिक मवेशी या भेड़ पालक समृद्ध लोग होते हैं। उनके उच्च उत्पादन वाले मवेशियों की बिक्री से उन्हें उच्च और स्थिर आय होती है। यह अर्थव्यवस्था पूरी तरह वाणिज्यिक है। घुमंतु पशुचारक बहुत कम आय में निर्वाह करते हैं और प्रायः अनिश्चित स्थितियों में रहते हैं। पशुचारक निर्वाह मात्र ही उपलब्ध करा पाता है। पशुपालन के उत्पादों में मांस, खाले, चमड़ा आदि हैं जिनका मुख्यतः निर्यात किया जाता है। घुमंतु पशुचारकों के उत्पाद अधिकतर स्थानीय उपभोग के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, दक्षिणी यूरोप,
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा उत्तर पश्चिमी यूरोप, दूसरा कनाडा और तीसरा पेटी में दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया सम्मिलित हैं। ये क्षेत्र विश्व में शीतोष्ण घास के मैदान है, जहां कम पौष्टिक गुच्छ घास पौष्टिक अल्फाल्फा घास से प्रतिस्थापित कर दी है। परिणामस्वरूप दूध और मांस के रूप में पशुपालन करने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाणिज्यिक पशुपालन का व्यवसाय मुख्य रूप से पश्चिमी संस्कृतियों में किया जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से वाणिज्यिक पशुधन पालन की विशेषता है? तो जो इसका आंसर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा। केवल एक प्रकार का पशु पाला जाता है। जनन और आनुवंशिक सुधार पर जोर दिया जाता है। पशु उत्पादों को विश्व बाजार में निर्यात किया जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे वाणिज्यिक पशुपालन वस्तुतः पश्चिमी संस्कृति से संबंध है एवं यह अस्थायी पशु फार्म पर किया जाता है। ये पशु फार्म बड़ी क्षेत्रों को आच्छादित करते हैं एवं कई अनुभागों में विभाजित होते हैं, जिनके चारों ओर चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाई जाती है। जब एक भाग की घास चराई हो जाती है तो पशुओं को दूसरे भाग में पहुंचा दिया जाता है। एक चारागाह में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यह विशेषीकृत गतिविधि है जिसमें केवल एक प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है। महत्वपूर्ण पशुओं में भेड़, गाय, बकरियां और घोड़े सम्मिलित हैं। मांस, ऊन, खाल और त्वचा जैसे उत्पादों की वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित एवं पैक किया जाता है तथा विभिन्न विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता है। पशु फार्मों में वैज्ञानिक आधार पर पशुपालन संपन्न किया जाता है। पशुओं के प्रजनन, आनुवंशिक सुधार, रोग नियंत्रण, स्वास्थ्य देखभाल पर मुख्य जोर दिया जाता है। वहीं दूसरा कथन भी सही है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जहां वाणिज्यिक पशुपालन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषवतीय क्षेत्रों में कम पशुपालन का कारण हो सकता है? तो इसका आंसर है बी, जो है कि पहला और दूसरा। पहला दूसरा है कि चारागाह घास का अत्यंत कम विकास, पशुओं को रोगों के प्रति प्रवण होना। तो इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहे गर्म आर्द्र भूमध्यरेखीय क्षेत्र में चारागाहों में उच्च स्थिति क्षेत्रों में भी घास न होने के कारण पशुपालन व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए पहला सही है। कुछ मवेशी जैसे बैल, भैंस को प्रमुख रूप से बोझ ढोने वाले जंतुओं के रूप में पाला जाता है। उनके दूध और मांस का उत्पादन समशीतोष्ण घास के मैदानों के मवेशियों की तुलना में कम होता है। रोग एक अन्य कारक है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पशुपालन में अवरोध पैदा करते हैं, इसलिए 2 भी सही है। अफ्रीका में पालतू जानवरों पर सीसी मक्खियों पर हमला किया जाता है, जिनसे नगाना, दहद या अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस नामक घातक रोग उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मत्स्य उत्पादन के संबंध में जहां पश्चिमी तट 75% योगदान देता है, वहीं पूर्वी तट मात्र 25% का योगदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है इस अंतर के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, पहला, तीसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा देखते हैं। पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर जल ऊपर आने की क्रिया अपवेलिंग अधिक होती है। और तीसरा है कि पूर्वी तट के विपरीत पश्चिमी तट पर मत्स्य उत्पादन बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत है और पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर मत्स्य पकड़ने का मौसम लंबा है। कथन देखते हैं। कह रहे दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून से सितंबर केरल तट पर प्रचुर मात्रा में जल का ऊपरमुखी परिवहन होता है, जिसके कारण फाइटोप्लैंक्टन तथा जूओप्लैंक्टन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा कथन भी है कि पूर्णकालिक मछुआरों का केवल 1/3 ही भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है, जबकि 2/3 पश्चिमी तट पर है। कथन 3 सही है। कह रहा है कि जहाँ पारंपरिक बेड़े कैटामरान्स पूर्वी तट की सामान्य विशेषता है, वहीं पश्चिमी तट का सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन यंत्रीकृत क्षेत्र से प्राप्त होता है। कथन 4 सही है। पश्चिमी तट के अप्रवाही जल और ज्वारनद मुखों में मत्स्य आखेट वर्ष पर्यंत चलता रहता है, जबकि समुद्री तटीय मत्स्य आखेट अधिकांश पूर्वी तट पर मानसून अवधि के दौरान विनियमित, परिवर्तनीय और मौसमी है।
क्वेश्चन नंबर 8 है मत्स्य पालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे डी, न तो एक सही है न तो दो सही। आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे कि उच्च आर्थिक मूल्य वाली कुछ समुद्री मछलियाँ समुद्री जल में भी पाली जाती है, जिससे म्यूलेट्स, भेटकी और पर्ल स्पॉट जैसी मेन पक्षीय मछलियाँ, सेलफिश जैसे झींगे भी सम्मिलित है। ऑयस्टर्स को उन मोतियों के लिए भी पाला जाता है जिन्हें ये बनाती हैं। ऐसे प्रणाली में 5 या 6 मत्स्य प्रजातियों के संयोजन का एक ही मत्स्य तालाब में प्रयोग किया जाता है। इन प्रजातियों का इस प्रकार चयन किया जाता है ताकि ये भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा ना करें। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की लगभग 1/3 गाय बैल की संख्या इन तन राज्यों में पाई जाती है। ये जो है कि इसका आंसर बता रहा है कि बी है। 9 का जो आंसर है वो बी है। तो बी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में देश 1/3 गाय बैलों को संख्या पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में 10.27% पशुधन है, उत्तर प्रदेश में 10.24% और पश्चिम बंगाल में 8.65% पशुधन है। क्वेश्चन नंबर 10 है थार परकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो बी है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। थार परकर गाय की प्रजाति है। यह राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। तो इस तरह आप सभी लोग रिवीजन करते रहेंगे तो ये वाला चैप्टर आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।